Assalamu alaikum my dear students, welcome back. Amjad Siddiq here. आज जिस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ना है वो है कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कि कम्युनिकेशन क्या है और इसकी अहमियत क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट के अलावा या स्टूडेंट के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो एम्प्लॉइज़ है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है किसी भी इदारे में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। बग़ैर कम्युनिकेशन के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकते। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट for any type of organization. So first of all, communication जो है इसकी aims and objectives क्या है। मतलब इसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके aims और objectives के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी aims और objectives क्या है। So before starting this topic, the aims and objectives of communication in any organization is to convey instruction, information, procedures, SOPs, etc. अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शंस है, इंफॉर्मेशंस है, SOPs है, प्रोसीजर्स है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन इसी जो मैंने आप बता दिए, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको जब लिसनर सुनेंगे तो वो लिसनर क्या करेंगे, पहले इनको सुनेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। जब तक एक रिसीवर ने इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को, जब तक उन्होंने इसको एक्सेप्ट ना किए हो, उस वक्त तक एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रन नहीं कर सकता। तो नॉर्मली जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये टू वे ट्रैफिक होता है। इसमें एक होता है सेंडर जो कम्युनिकेटर होता है, जो एक मैसेज को क्रिएट करता है, और दूसरा जो इसमें होता है वो रिसीवर होता है जो इसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। क्योंकि जब तक ये दो पर्सन्स मौजूद ना हो, हम किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन, किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए ये दो फैक्टर्स जो है, ये दो चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है, सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर ने एक मैसेज देना होता है और एज ए रिजल्ट जो आपके पास रिसेप्टेड होता है उसने इसी मैसेज को रिसीव करना होता है। तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके बाद इसके कंटेंट्स की तरफ आते हैं। इसी टॉपिक के जो कंटेंट्स है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। उसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, देन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, देन characteristics of communication, then communication process, then types of communication, then importance of communication, then barriers of communication। इन्हीं टॉपिक्स पर ये मुश्तमिल इसके कंटेंट्स है। सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। बेसिकली कम्युनिकेशन का लफ्ज़ जो है ये लैटिन वर्ड कम्युनस से डिराइव किया गया है। कम्युनस मीन्स कॉमन। तो लिटरली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, टू टेल, टू शो एंड इन्फॉर्म। मतलब हमने किसी चीज़ को बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, और या किसी चीज़ को, किसी काम के बारे में रिमाइंड करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्म कम्युनिकेशन है इसका मतलब हो गया कि एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग एनी एक्टिविटीज। तो ये मतलब क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन का, इसका मीनिंग है। और डिफिनेशन क्या हो गया कम्युनिकेशन का, हम इसको डिफाइन क्या कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशंस, फैक्ट्स, व्यूज, आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनअदर पर्सन।
क्योंकि मैंने बता दिया कि इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सेंडर, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटर, जो मैसेज को क्रिएट करता है, और दूसरा इसमें शामिल होता है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है। नॉर्मली होता है ना इस तरह कि जब एक बॉस जो होता है किसी इदारे में जो होता है, जब वो एक मीटिंग को कॉल करता है तो बॉस बात करता है, अपनी एक्सप्रेशन करता है अपनी आइडियाज़ की, तो वो सेंडर हो गया, और जो सबऑर्डिनेट्स जो एम्प्लॉइज बैठे हुए होते हैं वो इसकी बातों को सुनते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो रिसीवर्स होते हैं, सेंडर एंड रिसीवर। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले हम आते हैं एटलीस्ट 2%। कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया कि 2% पर मुश्तमिल होता है, सेंडर एंड रिसीवर, इसके बगैर नहीं होता। इसके बगैर कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि सिंगल पर्सन में तो कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं होता कि आप इसको कम्युनिकेट कर ले, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर ले, आप अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, इन्फो को आप क्या कर ले, इसको आप कम्युनिकेट कर ले। सेकेंड, टू वे प्रोसेस, द सेम। इससे पहले भी मैंने बता दिया कि ये टू वे ट्रैफिक है, सेंडर एंड रिसीवर के बगैर कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। थर्ड, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये कम्युनिकेशन के फॉर्म क्या है, किस चीज़ के थ्रू जो है आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को कन्वे कर रहे हैं। टेलीफोनिकली, टेलीफोन की मदद से आप कर रहे हैं, मोबाइल की मदद से आप कर रहे हैं, टेलीग्राम की मदद से आप कर रहे हैं, ईमेल की मदद से आप कर रहे हैं, फैक्स आप कर रहे हैं, डिफरेंट मीडियाज जो होते हैं इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसके थ्रू जो होते हैं हो सकते हैं। और एक चॉइस होता है सेंडर का कि वो कौन से मीडिया को, कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को अडॉप्ट कर रहा है, या कोई वो लेटर जो है वो भिजवा रहा है। सर्कुलर प्रोसेस, ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिकेटर ने, एक सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज दे दिया किसी भी मीडिया के थ्रू। अब जब आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसने गेन कर दिया, नेक्स्ट आप दूसरा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पहला वाला जो मैसेज है वो कम्युनिकेट ना हो गया हो तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हमने दूसरा मैसेज ट्रांसफॉर्म करना हुआ था, या एक बंदे को आपने मैसेज ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो एक सर्कुलर मैनर में जो होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इन्फॉर्म हो जाता है। स्कोप मतलब इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक वाइड स्कोप है। जब तक कम्युनिकेशन होता नहीं होगा, किसी एक्टिविटी में होगा नहीं, तो फिर तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ वाइड स्कोप। सो दीज ऑल वर द स्टेप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद फिर हम आते हैं किस चीज की तरफ, कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरफ। कौन से स्टेप्स पर ये मुश्तमिल होता है, कौन से प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, सेंडर क्या होता है, इट इज द कम्युनिकेटर जो मैसेज क्रिएट करता है और आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। जो नॉर्मली एक बॉस, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है, एक चेयरमैन जो होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फैकल्टी को, अपनी टीम को, अपने वर्कर्स को एक मैसेज दे देता है, तो वो सेंडर में आता है। दूसरा क्या है, मैसेज क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसको दे सकता है। जिस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही होती है उसी से ताल्लुक का मैसेज होता है। एनकोडिंग मीन जो मैसेज वो दे रहा है वो सिंबॉलिकली किस फॉर्म में है, वो पिक्चर की सूरत में है, वो एक गेस्चर की सूरत में है, ठीक है, कोई फ्लावर की सूरत में है, मतलब मुख्तलिफ सिंबॉलिकली मुख्तलिफ सिंबल में वो इनकोड हुआ होता है, जिसको फिर वो रिसीवर जो होता है वो समझ लेता है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप जब मोबाइल में कोई टेक्स्ट वगैरह करते हैं तो भी मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं, लाइक दैट, लाइक दिस, कोई हार्ट का निशान होता है, कोई फ्लावर का निशान होता है, कोई जो होता है ह्यूमर किस्म का होता है, ठीक है। तो सारे सिंबल्स होते हैं जो हम कहते हैं एनकोडिंग। जिस मैसेज के मतलब आप इसको भेजते हैं तो रिसीवर को पता चलता है कि सेंडर क्या कह रहा है। देन मीडिया, पहले भी बता दिया, मोबाइल है, कोई टेलीफोन है, टेलीग्राम है, लेटर है, फैक्स है,
ईमेल है, डिफरेंट मीडिया हो सकते हैं, इसके नतीजे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिकोडिंग, जब इसी सैंपल्स को आप क्या करें, उसको आप रिसीव कर लें, आप उसको उसी सैंपल्स की आपको समझ आ जाए तो मैसेज क्या हो जाता है, डिकोड हो जाता है। एज ए रिजल्ट रिसीवर जो होता है वो उसको रिसीव कर जाता है, उसके खिलाफ फिर वो रिएक्शन शो करता है। जब तक रिसीवर जो है वो इसी मैसेज को एक्सेप्ट कर ले, सिर्फ सुनने से भी नहीं होता बल्कि उसके मुताबिक वो रिएक्शन शो करे। फिर एक स्टेप है फीडबैक। अब सेंडर ने मैसेज कन्वे कर दिया रिसीवर को, अब सेंडर जो है वो पूछेगा रिसीवर से कि आपको मैसेज रिसीव हो गया है या नहीं रिसीव हो गया है, और आपने आगे कम्युनिकेट किया है या नहीं किया है। तो फिर क्या होगा, फिर सेंडर एक फीडबैक ले लेता है कि वाकई मैसेज जो है उसको रिसीव हो गया है, उसने एक्सेप्ट किया है और आगे उसने एक्सचेंज और ट्रांसफॉर्म भी किया है। एक और स्टेप है नाइस। नाइस क्या होता है, वो बोथ सेंडर और जो आपके पास रिसीवर है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसके नतीजे में मैसेज जो होता है वो इजीली एनकोड या फिर डिकोड नहीं होता। तो सारे क्या थे, these all were the steps of the communication process। फिर हम आते हैं किसी तरफ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ, जो रेड में मैंने शो किया है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली कहते हैं, मेनली आपके पास दो किस्म के टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरे को हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है कि ये वो कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू या ऑफिशियल चैनल्स की वजह से क्या होता है, वो सेंडर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक सुपीरियर, एक बॉस जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मैसेज देता है, या फिर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को एक मैसेज जो होता है ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, को हम कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन और दूसरे को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन और दूसरा क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल जो आपके पास कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, वर्टिकल लाइन मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये लाइन जो होता है ये वर्टिकल है। अब ये बॉटम से टॉप की तरफ भी हो सकता है, मींस इसको हम कह सकते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, या टॉप से बॉटम की तरफ भी हो सकता है, हम इसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो किस तरह हम इसको समझाएंगे एग्जाम्पल की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, सबऑर्डिनेट से लोअर से हायर अथॉरिटीज की तरफ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल कैडेट कॉलेज की मैं एग्जांपल दूंगा। कैडेट कॉलेज में जब कोई स्टूडेंट कोई लीव के लिए एप्लीकेशन देता है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन देता है हाउस मास्टर को, वार्डन को। अब हाउस मास्टर इस एप्लीकेशन को अपने पास रखता नहीं है, फिर उसको सीनियर हाउस मास्टर की तरफ भेजता है, उसको पास करता है। सीनियर हाउस मास्टर से एप्लीकेशन वाइस प्रिंसिपल साहब की तरफ जाता है, वाइस प्रिंसिपल से फिर ये प्रिंसिपल की तरफ जाता है और प्रिंसिपल इस एप्लीकेशन को फिर अप्रूव करता है। तो मतलब कैडेट से एक स्टूडेंट से एप्लीकेशन किया प्रिंसिपल की तरफ, टॉप की तरफ इदारे का जो हेड होता है, जो मेन अथॉरिटी है उसकी तरफ जाता है। ये क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। और इसी वर्टिकल का जो दूसरा फॉर्म है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब डाउनवर्ड मीन ऊपर से नीचे जा रहा है, सुपीरियर से बॉस से नीचे के लेवल की तरफ जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि फॉर एग्जांपल हम एक इदारे का बॉस है या किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एक प्रिंसिपल है या वीसी या वाइस चांसलर है, तो क्या करता है वो अपनी फैकल्टी का, अपनी टीम का मीटिंग कॉल कर देते हैं। या किसी कैडेट कॉलेज में प्रिंसिपल साहब जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को इशू करता है वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल जो होता है उसी इंफॉर्मेशन को फिर नीचे पास करते हैं डॉस को, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ को, और साथ साथ एसएचएम को, सीनियर हाउस मास्टर को,
फिर सीनियर हाउस मास्टर जो होता है इसी मैसेज को फिर हाउस मास्टर्स वार्डन्स को या डिप्टी हाउस मास्टर्स हाउस ट्यूटर को पास करता है, और जो डास होता है वो HODs को मैसेज पास करता है नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को। फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेसर जो लेक्चरर होते हैं उसको ये मैसेज पास करता है। तो ये क्या है, ये आपके पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। तो ये दोनों है वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मैथ्स में हम इस तरह का एक लाइन ड्रा करते हैं, इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें कि एक मिसिंग ऑफिसर है, वो अपने मिस से रिलेटेड आइटम के बारे में अकाउंट ऑफिसर से बात करता है, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या एक बायोलॉजी डिपार्टमेंट का HOD है, वो केमिस्ट्री या फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD से बात करता है, किसी चीज़ को आपको डिस्कस करता है थ्रू कम्युनिकेशन, तो ये क्या आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जो सेम कैडर एम्प्लॉय के दरमियान में होता है। और इसी जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये फॉर्मल की तरह नहीं होता, इसी वजह से इसको हम कहते हैं इट इज रेफर्ड एज ग्रेप वाइन। जिस तरह की एक अंगूर का पौधा होता है उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और सपोर्ट की मदद से ऊपर ग्रो करता है। अब जब उसी सपोर्ट को ऊपर ये जब जाता है, सपोर्ट की मदद से ऊपर ग्रो करता है, तो ये प्लांट को साइड बाई प्लांट को सपोर्ट को कवर कर देता है, और साथ साथ इसके नज़दीक अगर कोई और प्लांट है तो वहाँ पर भी स्प्रेड अप हो जाता है। एज रिजल्ट पूरे एरिया को पूरे गार्डन में, ये पूरी दीवारों में से, सपोर्ट में से, नेट में से स्प्रेड हो जाता है। तो मतलब क्या है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई डायरेक्ट सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के दरमियान में नहीं होता, मतलब वर्कर्स में से, सबऑर्डिनेट्स में से कोई मैसेज जो होता है एराइज हो जाता है, वो अचानक स्प्रेड अप हो जाता है, जिसका रियलिटी के साथ कभी कभार इतना खास ताल्लुक नहीं होता, और कभी कभार ये एक रूमर्स की शक्ल एडॉप्ट कर जाता है। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये जो होता है फिर इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है फ़ायदा, लेकिन बट नॉट एज मच बेनिफिशियल और यूजफुल एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अलबत्ता एक फ़ायदा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कि कभी कभार बॉस, प्रिंसिपल, कोई सेंडर, कोई कम्युनिकेटर अपने एम्प्लॉइज में से किसी बात को कह लेता है, किसी एम्प्लॉइज में से किसी एक को एक बात कह देता है, जस्ट टू नो द रिएक्शंस ऑफ हिज टीम्स, जस्ट टू इन्फॉर्म हिमसेल्फ regarding the reactions of the employees। फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है, उसने किसी एक मेंबर को, किसी वर्कर को एक टास्क दे दिया कि आप अपनी टीम में ये बात डिस्कस कर ले in order to know the reactions of his teams, in order to know the reaction of his employees। तो फ़ायदा क्यों है, क्योंकि फिर उसी बॉस को पता चल जाता है कि मेरा जो टीम है उसके मेरे बारे में क्या ख्यालात है। अगर मैं ये एक इंस्ट्रक्शन जो है, ये एक SOP जो है, ये एक प्रोसीजर जो है मैं यहाँ पर इंसिस्ट करना चाहूँ, तो मेरी टीम का इसके खिलाफ क्या रिएक्शन होगा, तो उसको बॉस को पता चल जाता है, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ब्लैक में मैंने शो किया है, इस वजह से मैं आपको ब्लैक मार्कर से बता रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंस क्या है, द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब तक कम्युनिकेशन ना हो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके इदारे में कोई एक्टिविटी, कल कोई फंक्शन है, तो जाहिर बात है इसके लिए आपने कोई सर्कुलर, कोई CROs वगैरह करने होते हैं, आपने अपने डिपार्टमेंट इसको भेजने होते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि मतलब कल एक्टिविटी कितने बजे शुरू हो रही है, हर एक इंडिविजुअल की क्या क्या ड्यूटीज़ है, ताकि सुबह वो आकर अपने अपने ड्यूटी पर, अपने अपने पोजीशन पर वो चले जाए, तो इसमें टाइम जो है फिर वेस्ट नहीं होगा। जब कम्युनिकेशन होगा, जब वर्कर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा तो फिर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी और आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली, फ्लुएंटली आप इसको रन नहीं कर सकते। फ्लुएंट वर्किंग, कम्युनिकेशन होगा तो वर्क क्या होगा, फ्लुएंटली होगा। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कम्युनिकेशन एक वाहिद ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में आप अच्छी डिसीजन कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मीटिंग कॉल कर दिया, मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ ने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे दिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन दिए, उसी इंफॉर्मेशन की रोशनी में आप एक अच्छा डिसीजन जो है आप ले सकते हैं। इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और साथ साथ क्या होगी, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छी होगी, वो आगे जाएगा अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं। इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस, मतलब वर्कर के दरमियान में, टीम मेंबर्स के दरमियान में एक पीस होगा, क्योंकि हर एक को अपने अपनी का ड्यूटी, हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी मालूम है, क्योंकि इससे पहले कम्युनिकेशन हो गई है, कोऑर्डिनेशन हो गई है, एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कॉल की गई थी, तो सबको पता है कि मैंने क्या करना होगा, तो बॉस को भी कोई टेंशन नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ को भी नहीं होगी, एक ऑर्गेनाइजेशनल पीस जो होगा वो मेंटेन होगा। बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, और जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की करेगा, इदारा तरक्की करेगा, तो सारे एम्प्लॉयज़ जो है उसका जो मोरल है वो ऊपर आएगा, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, बूस्ट होगा। लास्ट जो है वो है जो कि इम्पॉर्टेंट, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो कौन से बैरियर्स है, वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट डालते हैं, प्रॉब्लम्स डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं, रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कहते हैं बैरियर्स। सबसे पहले सेमेंटिक बैरियर, जिसको हम लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट वर्ड्स है, फॉल्टी ट्रांसलेशन है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। हो सकते हैं आपकी बात, सेंडर की बात रिसिपिएंट को समझ में ना आई हो, तो फिर क्या होगा, एक बैरियर प्रोड्यूस होगा, वो इदारा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक इदारे का एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक मैनेजर है, एक बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को, लोअर एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश में बात करता है। अब इंग्लिश एम्प्लॉयज़ को इंग्लिश समझना तो दूर की बात है, उसको उर्दू भी नहीं आती, तो क्या कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा, दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप होगा, और आप अपनी मैसेज को आसानी से उधर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो सेमेंटिक बैरियर जो है ये एक बैरियर में से है। दूसरा साइकोलॉजिकल, इट इज आल्सो कॉल्ड इमोशनल, और इसको इट इज आल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल बैरियर। मतलब अगर सेंडर और जो रिसेप्शन है वो साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है, मतलब किस तरह एक वर्ल्ड पर्सन जो है, एक वर्ल्ड पर्सन एक मैसेज को आगे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। मसलन किसी तरह एक एंग्री पर्सन जो है वो एक सेंडर के मैसेज को रिसीव कर सकता है और फिर उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ये तो दूर की बात है। तो इसके लिए क्या होगा, सेंडर जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पास सेंडर है और साथ जो आपके पास ये रिसीवर है, इन दोनों का साइकोलॉजिकल साउंड होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, अदरवाइज फिर ये मैसेज जो है आसानी से आगे कम्युनिकेट नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इदारे के जो स्ट्रक्चर्स है, जो रूल्स है, वो भी इतने स्टिफ ना हो, इतने सख्त ना हो कि वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर ले। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना सख्त हो कि जो एम्प्लॉयज़ है वो आपस में बात भी ना कर सकते हो। मतलब जब तक एम्प्लॉयज़ एक बॉस, एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो नहीं होती, मतलब वो कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक इदारा जो है वो क्या करे, वो इम्प्रूव हो सके। अगर वो डायरेक्टली अपने एक बॉस के साथ बात नहीं कर सकता, तो वो फिर किसी और सोर्सेज की मदद से क्या करता है, वो मुख्तलिफ किस्म की मैसेज को आगे क्या करता है, पास करता है, कम्युनिकेट करता है। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है, जो साइकोलॉजिकल, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल है, तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। रूल्स, SOPs, प्रोसीजर्स इतने सख्त नहीं होने चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता हो, वो अपने राय का आज़ादाना तौर पर ख्याल भी नहीं कर सकता हो, तो ये भी एक बैरियर होता है कभी कभार। और लास्ट जो है वो क्या, पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर जो है ये भी एक बैरियर है। मतलब इसमें क्या होता है, जो बोथ सेंडर और जो कम्युनिकेटर है वो भी कभी कभार क्या कर सकते हैं, वो भी कभी कभार एज ए बैरियर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक सुपीरियर है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉस है, उसको जब पता चले कि ऐसी कोई कम्युनिकेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी अथॉरिटी डायरेक्टली हेड हो रही है, बजाय इसके कि वो बॉस उसी हेडिंग से, उसी बातों से एक लेसन ले ले,
और वो क्या करता है, उसी लेसन को, उसी कम्युनिकेशन को सप्रेस कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। साथ साथ वो बॉस जो है वो एडवाइस भी नहीं लेगा उसी सबऑर्डिनेट से, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इससे एडवाइस लेता हूँ तो शायद ये अपने अपने मशवरे देंगे, ऐसा ना हो कि फिर ये बात जो है बिगड़ जाए। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो सबऑर्डिनेट्स है, अगर वो कोई अच्छा काम कर ले, उसके नतीजे में उसको कोई रिवार्ड ना मिल रहा हो, रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई अप्रिशिएशन लेटर नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट्स जो है वो अच्छा काम फर्दर नहीं करेंगे। तो एक बॉस को चाहिए कि अगर वो उसका एम्प्लॉय कोई अच्छा काम हो रहा है तो साथ साथ उसको कोई अप्रिशिएशन लेटर भी देना चाहिए, उसको कोई इनाम, कोई रिवार्ड भी देना चाहिए। अदरवाइज जो सबऑर्डिनेट्स है, जो एम्प्लॉइज़ है, वो क्या करेंगे, अपने बॉस को यूजफुल सजेशन नहीं देंगे और ये बैरियर फिर सामने आ सकता है। तो ये आज का टॉपिक था कम्युनिकेशन, मैंने ज़रूरी समझा कि ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।